गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखे गए सिल्वर वेडिंग के बारे में, जिसमें यशोधर बाबू के सिल्वर वेडिंग के अवसर को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है कि किस तरह से वो एक परंपरावादी व्यक्तित्व है और उसका परिवार आधुनिकता की चकाचौंध की ओर अग्रसर है। कैसे उन दोनों के बीच परंपराओं का, आदर्शों का, सभ्यता और संस्कृति का टकराव है, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण बहुत सारे परिवर्तन वहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। यशोधर बाबू किशनदा की परंपरा पर चलने वाला व्यक्तित्व है, जबकि परिवार आधुनिकता पर चलने वाला। किशनदा के सिद्धांतों के आधार पर यशोधर बाबू भी अपने लिए मकान नहीं बनवाते, जबकि उनके संतान और पत्नी को ये बात बुरी लगती है। उनका मानना है कि मकान मूर्ख लोग बनवाते हैं और समझदार लोग उसमें रहते हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ वो धार्मिक भी होने लगते हैं, परंतु धर्म की ओर अग्रसर होने के साथ साथ उनकी विचारधाराएं या उनके मन मस्तिष्क में चलने वाले विचार कभी समाप्त नहीं होते। धार्मिक सभा में पहुंचने पर भी उनके मन में परिवार को लेकर विचार चलते रहते हैं। अब आगे देखिए पेज नंबर 8। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। मानक मतलब नियमावली की, जैसे किशनदा मानते थे वैसे ही उनके द्वारा निर्धारित नियमों को ये भी मानते चले आ रहे थे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करने लगे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उम्र के साथ समझदार होकर के वो धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपना आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। मतलब मन अगर व्यथित होता, इधर उधर ध्यान भटक रहा होता, तो ये मन को समझाने का प्रयास करते कि तुम्हें ध्यान में लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट, तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। ये कौन कहता है? कि प्राचीन समय से चला आ रहा कथन है कि जिसके आधार पर एक उम्र विशेष तक व्यक्ति क्या करता था, राज सुख भोगता था, परिवार सुख भोगता था और उसके पश्चात वन की ओर प्रस्थान कर लेता था। क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगर देखा जाए नॉर्मली एज के हिसाब से तो 0 से 25 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। 25 से 50 की अवस्था जो होती है वो गृहस्थ आश्रम चली जाती है और 50 से 75 वानप्रस्थ में चली जाती है और संन्यास में उसके पश्चात आदमी तल्लीन हो जाता है। तो उसी प्रकार से जीवन की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। आज व्यक्ति उसी बात को यहाँ पर प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अब तो नई पीढ़ी को राजपाट दे करके तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं, जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी, उसकी है ना उस अलौकिक लोक की जहाँ पर मृत्यु के पश्चात व्यक्ति पहुँच जाता है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करे तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो न मांगे। यहाँ पर देखिए, अब इनको ये बात भी कचोटती है कि इनकी संतान इनसे किसी कार्य के लिए नहीं पहुँचती, इनसे कोई राय मशवरा नहीं लेती, तो इनको ये बात भी चुभती है। यशोधर बाबू ने फिर अपने आप को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को न समझाने में फिर भटक गए। गीता की महिमा सुनते हैं। अब ये गीता की महिमा सुनने लग जाते हैं। अब गीता में जनार्दन शब्द आता है। जनार्दन श्री कृष्ण का नाम है, लेकिन यहाँ पर इनके रिश्तेदारों का नाम है, तो कैसे देखिए वो विचारों की उलझन में चले जाएंगे। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। अब ये रिश्तेदारी को निभाना पसंद करते थे, लेकिन इनकी संतानें उसको इतनी ज़्यादा तरजीह या तवज्जो नहीं देती थी।
यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। क्या आज की स्थिति पर व्यंग्य किया गया है कि आज ये संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो पूरी तरह से खंडित होते हुए दिखाई दे रही है। आज एकल परिवार की प्रथा चल चुकी है। आज व्यक्ति माता पिता और उनके बच्चे बस अकेले ही रहना चाहते हैं। वो परिवार में ताऊ चाचा आदि के साथ रहना पसंद नहीं करते। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव है और वो एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। क्यों वो मूर्खतापूर्ण क्यों मानते हैं? मूर्खतापूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इसलिए मूर्खतापूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आप एक तरफ से रिश्तेदारी निभा रहे हो, आप उनसे मिलने जा रहे हो और सामने वाला कभी आपसे मिलने भी नहीं आ रहा, तो इसे उनकी संतान तथा पत्नी क्या मानती है? पैसों का अपव्यय मानती है। यशोधर जी खुशी और गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। बच्चे क्रुद्ध भी होते हैं। अभी उस दिन तो हद ही हो गई, कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि वो 100 रुपये उधार ले सके। मतलब पुत्र कमा रहा। देखो यहाँ पर एक विषम विडंबना देखिए आप कि पिता पूरे जीवन अपनी सारी पूंजी अपनी संतानों पर लुटा देता है, लेकिन जब संतान का माता पिता का पालन पोषण करने का समय आता है तो संतान उनको कुछ पैसे देने से भी मना कर देती है। उनकी इच्छाओं का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखती। यशोधर जी का नारा हमारा तो सेप ही ऐसा ठहरा। सेप साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप है। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपराओं के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। अब कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ रहेंगे तो क्या सीखने को मिलेगा? अर्थात सीखने को उनको कुछ भी नहीं मिला। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता भी क्या है? पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी बातें बना डालते हो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से किशनदा के फॉलोवर हैं, अनुकरण करने वाले हैं। वो उनका पुराने गांवी लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। मतलब वो किशनदा की सारी परंपराओं को क्या मानती है? ऑकवर्ड, जिसे कहा जाए बुजुर्ग परंपराएं, बूढ़े लोगों की परंपराएं। तो यशोधर बाबू भी जब उनके सिद्धांतों पर चलने लगे तो पत्नी को उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो पत्नी कहती है तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा है। देखा जो क्या नहीं रखा है, हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सैगल के गाने। मतलब ये रोमांटिक मूड वाला व्यक्तित्व भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे किशनदा के सिद्धांतों का प्रभाव इस पर हावी होता चला गया। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। बुजुर्गियत का मतलब है समझदारी। यहाँ पर पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल ये बगैर वहाँ का ब्लाउज पहनना, अंडरलाइन करना ये चीज़ें, क्योंकि ये आधुनिकता की चकाचौंध का जो प्रभाव उनकी पत्नी पर था, ये प्रश्न का उत्तर बनेगा कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने
बुढ़िया काल का, या बगैर बाहाँ का ब्लाउज पहनना, ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। ये अनिर्णय की स्थिति है कि क्या सही कर रही है या गलत कर रही है, इस बात का वो निर्णय नहीं कर पाते। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा है वो यहाँ पर, क्योंकि वो जैसे किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, उसी प्रकार से वो भी नहीं चाहता कि उसके व्यक्तिगत जीवन में उसका परिवार का कोई सदस्य हस्तक्षेप करे। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, परम सत्ता ईश्वर में, परमात्मा में नहीं लगता, बल्कि इसी परिवार में लीन होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में परिवार को लेकर के उधेड़-बुन चलती रहती है, अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, परंपराओं का खंडन विखंडन चलता रहता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर्ड होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर्ड होकर, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। समझे? मतलब अब वो यहाँ से फ्री होकर के रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? गाँव जाना चाहते हैं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर वो उनकी तरह ही वो झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। मतलब उनके प्रति इतना सम्मान का भाव था कि वो उनसे मिलने जाते रहते थे। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र जो पुत्र तो नहीं था, जन्म तो नहीं दिया था, परंतु पुत्र के समान जिसको मान लिया गया था, अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी, तो किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर पर ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। ये बात सत्य भी है कि जो जल्दी उठता है उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपने गृहस्थ में डूब गए, तब भी किशनदा ने ये देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते हैं कि चाय पी करके जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते, अर्थात यशोधर बाबू के यहाँ पर चाय पीने रुक जाते हैं। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है, अंडरलाइन करना, वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। मतलब किशनदा इस तरह की वेशभूषा पहन करके प्रातःकाल घूमने के लिए जाया करते थे, और यही छवि यशोधर बाबू के दिल दिमाग में बसी हुई थी। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्टे शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज करते रहे। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। मतलब किशनदा भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। उन्होंने
ये सब बातें किशनदास से सीखी। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब प्राचीन परंपराएं आज की पीढ़ी के लिए बेईमानी हो चुकी है, अर्थात आज की पीढ़ी की दृष्टि में इन सब परंपराओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। वो परंपरावादी बने नहीं रहना चाहते, आधुनिकता की ओर अग्रसर होने वाले सब अपने संस्कारों को और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, और ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो समाज में सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। लेकिन जब समाज ही ना हो तो ये पद उन्हें कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि उन्हें ये पद देने वाला कोई भी नहीं होगा। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले, जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। मतलब आप देखिए यशोधर जी की मन की इच्छा क्या है कि उनको परिवार में और समाज में सम्मान की प्राप्ति हो, परंतु समाज तो वहाँ था नहीं और पुत्र और पुत्री इनकी परंपराओं के आधार पर चलने वाले नहीं थे, तो इनको उतना सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो ये बात इनके मन को कचोटती है और इसलिए कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें, जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। मतलब वो ये भी नहीं है कि अपने पुत्र पुत्रियों पर जोर डाले कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। बस इनका मानना क्या है कि वो एक बार इनको अपनी बात बता दे, इनसे पूछ ले, फिर वो चाहे जो भी करें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा बेटा। मतलब कहने का अभिप्राय है कि ठीक है ज्ञान ज़्यादा हो सकता है लेकिन ज्ञान से ज़्यादा अनुभव महत्वपूर्ण होता है। ये बात यशोधर बाबू हमेशा मानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पुत्र और पुत्री हर बात में उनसे सलाह ले। मानो ना मानो, झूठे मुँह से ही सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं, आपसे क्यों पूछे। अब पुत्र पुत्रियों का ये कहना भी सही है कि जिस बात को पिता जानता ही नहीं उस बात को बताने से कोई औचित्य नहीं है, परंतु इनको यही बात बुरी लगती है कि इनको ऐसा लगता है कि पुत्र और पुत्री इनको कुछ समझते ही नहीं है या इनको कोई सम्मान नहीं देना चाहते। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते। अब देखिए घर की जिम्मेदारियां भी देना चाहते हैं लेकिन पुत्र पुत्री उस जिम्मेदारी को नहीं ओढ़ना चाहते। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर लिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना घर में कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को फिर उठाना ही बंद कर दिया। क्योंकि जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, एक ही कथन है कि बब्बा हमारी समझ में नहीं आता किन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। मतलब पुत्र और पुत्री काम नहीं करना चाहते, उन्हें पैसों का अभिमान हो चुका है, वो खुद कमाने लगे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो घर में नौकर रखना चाहते हैं। ईज़ा को भी आराम हो जाएगा। ईज़ा या माँ के लिए कहा है, कमाओ बेटा, नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। मतलब वो पैसा दे सकते हैं नौकर को लेकिन काम की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। अब यशोधर बाबू को यही बात समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। मतलब इनका मानना था कि पुत्र अपनी कमाई
पिता को जरूर ला करके दे, भले ही पिता उसको वापस कर दे, लेकिन पुत्र की कमाई पहले कहाँ आनी चाहिए, पिता के हाथ में। लेकिन पुत्र का ऐसा मानना नहीं था। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता ना? झूठे मुँह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो सही। इस पर बेटे को अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। किस बात को अभिव्यक्त कर रहा है? अपने पैसों के अहंकार को, पिता को नीचा दिखाने वाली बात हो गई कि संतान जब पिता के प्रयासों से कमाने के योग्य हो जाती है तो वो क्यों पिता के योगदान को भूल जाती है और अपने द्वारा कमाए गए पैसों का अहंकार करने लग जाती है। इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज, क्या क्या हुआ यह। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए ये टीवी ले आया, कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करें। यहाँ पर देखिए पुत्र का ये सब सामान लाना तो ठीक है, क्योंकि वो अपने परिवार के स्तर को समाज में ऊंचा करना चाहता है और समय के हिसाब से, समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार ये सब चीज़ें उचित भी है। परंतु परिवार में उन चीज़ों पर अपना अधिकार जताना एक परिवार के दृष्टिकोण से कभी उचित नहीं माना जाएगा। क्वार्टर ही उसका हो गया, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा। अब पिता यही समझते हैं हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घर वाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि नौकर को सौंपा हुआ कारोबार क्या हो जाता है, बिल्कुल चौपट हो जाता है। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है, क्योंकि पत्नी को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि पुत्र उनके हाथ से गया, पुत्र अपनी कमाई पर अभिमान करने लगा है, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता है, अब पुत्र सब कुछ अपने लिए व्यवस्थित कर रहा है, इनके लिए उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद, बाकी बाद में।